जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और मैं अनूप सीमार आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे रोमांटिक पोइट, जो बहुत ही शानदार पोइट हैं, जो कि अर्ली एज के जो रोमांटिक पोइट हैं वो जाने जाते हैं। उनका जो नाम है वो है एस.टी. कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज, जिनका जो जन्म है वो 1772 में हुआ और जिनकी जो डेथ है वो 1834 में हुई। और उनके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि उनका जो कॉलेज है वो कौन से कॉलेज में पढ़े। वो जीसस कॉलेज में पढ़े। और कब से लेकर कब तक वो जीसस कॉलेज के अंदर पढ़े, वो पढ़े 1791 से लेकर के 1794 तक जीसस कॉलेज के अंदर पढ़े। देन इन 1797 ही मैरिड सारा फ्रेकर। उसके बाद उन्होंने सारा फ्रेकर से शादी कर ली, द सिस्टर ऑफ साउदीज वाइफ। और जो सारा फ्रेकर है वो किसकी वाइफ है, की सिस्टर हैं, सऊदी की जो वाइफ हैं उनकी सिस्टर हैं। और सऊदी की जो वाइफ है उनका नाम था एडिथ फ्रेकर। नेक्स्ट वन है कॉलरेज। कॉलरेज वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, दे वर 13 सिबलिंग्स। जो एस.टी. कॉलरेज हैं वो अपने माता पिता के सबसे छोटे बच्चे थे और जिनमें से उसके जो टोटल भाई बहन थे वो थे 13। एट 10 he was sent to the charity school क्राइस्ट हॉस्पिटल लंदन where he met चार्ल्स लैम्ब। उन्हें कहाँ भेज दिया गया था, चैरिटी स्कूल भेज दिया गया था जिसका नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल, जो कि लंदन में स्थित था, जहां पर उनकी मुलाकात बहुत ही शानदार जो पर्सनैलिटी हैं वो भी किससे बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज से ही बिलोंग करते हैं, चार्ल्स लैम्ब से इनकी मुलाकात हुई, जो कि 1782 में उनकी मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट है Reverend John Coleridge, his father, at the age of 3 years he read Bible। यानी कि रेवरेंड जॉन कॉलरिज, जो कि उनके फादर का नाम है, और 3 साल की उम्र में जो एस.टी. कॉलरिज है उनका कहा गया है कि उन्होंने बाइबल पढ़ दिया। वैसे प्रतीत तो नहीं होता ऐसा कोई 3 साल का बच्चा कर सकता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। नेक्स्ट वन है entered Cambridge as the charity student at the age of 19। अब 19 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे ही चैरिटी स्टूडेंट के रूप में कहां पर एंटर किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर किया। ही स्टार्टेड, उन्होंने एक जो जर्नल है, एक जो न्यूज़पेपर है उसको शुरू किया जिसका नाम था द फ्रेंड्स। और उसके बाद इसके अंदर वो क्या करते थे, डिवोटेड टू ट्रुथ लिबर्टी लेक्चर ऑन पोइट्री, यानी कि वो पोइट्री के ऊपर जो लेक्चर होते थे वो इसके अंदर पब्लिश किए जाते थे। कार्लेली who visited him at this time calls him a king of men। जो कार्लेली जी उन्होंने जो एस.टी. कॉलरिज है उनको एक टाइटल दिया, और वो टाइटल उन्होंने दिया अ किंग ऑफ मैन, उन्होंने टाइटल दिया। एस.टी. कॉलरिज गेव द आइडिया ऑफ ए लाइफ had been full of suffering, life of heavy laden। यानी कि जो एस.टी. कॉलरिज है उन्होंने ऐसी लाइफ का एग्जाम्पल पेश किया है, लाइफ ऑफ हैवी लेडन, यानी कि जिस लाइफ में काफी सारी समस्याएं हों, ऐसा। ही डाइड इन 1834 एंड बरीड इन हाईगेट चर्च। उनकी जो डेथ है वो 1834 में हुई और उन्हें हाईगेट चर्च के अंदर बरी किया गया, दफनाया गया। जो एस.टी. कॉलरिज हैं, चलो ये दूसरा पेज फिर से आ गया क्या, ये बड़ा शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑफ कॉलरिज नेचुरली डिवाइडेड इन 3 क्लासेस। जो एस.टी. कॉलरिज हैं उनके जो वर्क हैं उनको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन उसके वर्क हैं पोइटिक, क्रिटिकल और फिलोसफिकल, उनके वर्क रहे हैं।
और इन 3 पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। स्टॉफोर्ड ब्रुक सेड अबाउट एसटी कॉलेज, स्टॉफोर्ड ब्रुक ने एसटी कॉलेज के बारे में कहा, ऑल दैट ही डिड एक्सीलेंटली, जो उन्होंने किया है वो बहुत ही शानदार ढंग से किया है, माइट बी फाउंड अप इन 20 पेजेस, हो सकता है वो शायद 20 ही पेज में लिखा उन्होंने, बट इट शुड बी बाउंड इन प्योर गोल्ड, लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल ऐसा लिखा है जो रत्नों से जड़ित हो, यानी कि पूरा का पूरा स्वर्णिम लिखा है, बहुत ही शानदार लिखा है, ऐसा उनके बारे में स्टॉफोर्ड ब्रुक ने कहा है, कमेंट किया है। हिज अर्ली पोएम शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रे एंड ब्लैक, उनकी जो कुछ स्टार्टिंग वर्क थे उनके अंदर जो ग्रे और जो विलियम ब्लैक है उनका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट उनका जो फेमस वर्क है कुबला खान इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड वर्क है, इज अ फ्रेगमेंट पेंटिंग जॉर्जियस ओरिएंटल ड्रीम पिक्चर अनफिनिश्ड वर्क, जो कि उनके सपने के ऊपर आधारित एक बहुत ही शानदार वर्क है उनका, और जो कि 54 लाइंस में लिखा गया है और उन्होंने इसको कभी भी कंप्लीट नहीं किया, यानी कि उनका जो वर्क है वो अनफिनिश्ड रहा है। नेक्स्ट वन उनका जो है वो है क्रिस्टबल द स्टोरी अबाउट ए प्योर यंग गर्ल हु फेल अंडर अ स्पेल, यानी कि एक लड़की है जिसका नाम है क्रिस्टबल, जो कि एक स्पेल यानी कि एक यूं कह सकते हैं जो टोना टोटका मंत्र कोई जादू टोना उसके अंदर वो फंस जाती है। इसके अंदर इसका जो दूसरा करेक्टर है वो है जेरल्डाइन। नेक्स्ट वन पोएम है उसकी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि लिरिकल बैले की फर्स्ट पोएम हुई थी, और लिरिकल बैले का पब्लिश हुआ था 1798 में पब्लिश हुआ था, जो कि कोलैबोरेशन वर्क था विलियम वर्डवर्थ और एसटी कॉलरेज का, और उसकी जो फर्स्ट पोएम थी वो थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और इसके अंदर टोटल 23 पोएम्स थी, जिनके अंदर 23 पोएम्स थी टोटल, और जिसमें से जो एसटी कॉलरेज है उसने केवल 4 पोएम लिखी थी और बाकी की जो 19 पोएम है वो विलियम वर्डवर्थ ने लिखी थी। लेकिन ये जो उनका लिरिकल बैले था उसके अंदर इन्होंने किसी भी राइटर का जो नाम है वो नहीं लिखा था, इसको एनोनिमसली पब्लिश करवाया गया था, और इसको दोनों को ही डर था कि कहीं जो हम नए तरह की जो पोइट्री लिख रहे हैं कहीं लोगों को पसंद आए या ना आए। इसी पोएम के अंदर राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के अंदर इन्होंने एक एल्बर्ट स्नो रोज नाम के जो पक्षी है उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया गया जो मैरिनर हैं उनके द्वारा, और उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारी समस्या हुई, बहुत सारा उनको जो शोराफुलनेस है ना वो झेलनी पड़ी। नेक्स्ट है उनके कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो यहाँ पर लिखे गए, कुछ बहुत ही शानदार जो पोएम्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस की गई है, लिखी गई है, उनके नाम लिखे गए हैं। उनमें से ये कुछ हैं ओड टू फ्रांस, जो कि फ्रांस के ऊपर उन्होंने पोएम लिखी है, यूथ एंड एज जो लाइफ के कुछ स्टेज होते हैं उसके ऊपर लिखी हैं, डिजेक्शन डिजेक्शन भी उन्होंने लिखी है, लव पोएम उन्होंने लिखी है, फियर इन सॉलिट्यूड एसटी कॉलेज ने लिखी है, रिलीजियस म्यूजिंग उन्होंने लिखी है, वर्क विदाउट होप ये बहुत ही अच्छी पोएम है, द ग्लोरियस ये भी इनकी पोएम है। तो ये कुछ एसटी कॉलेज के द्वारा लिखी गई फेमस पोएम है। अडॉप्ट द नेम बाय कॉलेज सिलाल टॉम्किंस, जो एसटी कॉलेज है उन्होंने जो अपना नाम जो अडॉप्ट किया वो किया सिलाल टॉम्किंस और कुंबर बाछे, ऐसे उन्होंने जो नाम है वो अडॉप्ट किए थे, जिसको हम सिडोनिम बोल सकते हैं। Him before sunrise in a vale of Chamonix, ये कुछ अदर ही है। बायोग्राफिया लिटरेलिया जो उनका फेमस वर्क है जिसके लिए वो जाने जाते हैं उसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया, बहुत ही शानदार वर्क है इनका जो कि 1817 में आया। उसका जो अदर नेम है वो है स्केचेज ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, जो कि 1870 में आया। हिज कलेक्शन लेक्चर ऑन शेक्सपियर
1849 उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई है और लगभग 10 साल तक इन्होंने एसटी कॉलेज के शेक्सपियर के ऊपर इन्होंने क्या किया, लेक्चर दिए, जो कि 1810 से लेकर के 1820 के बीच में इन्होंने लगभग 10 साल तक जो विलियम शेक्सपियर है उनके प्ले और उनके जो राइटिंग स्टाइल के ऊपर उन्होंने लेक्चर डिलीवर किए। और नेक्स्ट है क्रिटिसाइज विलियम वर्डवर्थ इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। इन्होंने अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में एसटी कॉलेज ने किसको क्रिटिसाइज किया है, विलियम वर्डवर्थ को, जिसके साथ मिलकर के इन्होंने रोमांटिक एज को लॉन्च किया था। कब? 1798 में। सब्लाइम लीव्स कलेक्शन ऑफ पोएम, इनका जो सब्लाइम लीव है ये कलेक्शन ऑफ पोएम है। जर्मन मेटाफिजिकल फैसिनेटेड कॉलरेज, कॉलरेज जो हैं वो जो जर्मन फिलॉसफी और जर्मन जो मेटाफिजिक्स जो पोइट थे उनसे बड़े प्रभावित हुए। फ्रीडम ऑफ विलियम वर्डवर्थ, अब दोनों के लिए जो फ्रीडम है वो क्या थी, दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, किसके अंदर, विलियम वर्डवर्थ और एसटी कॉलरेज के अंदर। विलियम वर्डवर्थ के लिए जो फ्रीडम है कुछ इस तरह की थी, टू गो into nature and breathing to once fill pure air and purifying air, यानी कि मतलब खुल करके सांस लेना, खुल करके उसको आनंदित करना, उसका मजा लेना, ये विलियम वर्डवर्थ का मतलब अपने विचार थे नेचर के बारे में, फ्रीडम के बारे में। लेकिन जो एसटी कॉलरेज हैं उनके लिए जो फ्रीडम है वो कुछ और ही थी, क्योंकि एक सुपर नेचुरल पोइट के रूप में भी जाने जाते हैं। इट वॉज द फ्रीडम ऑफ एंटरिंग द स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस जोन ऑफ सुपर नेचुरल, यानी कि जो विलियम वर्डवर्थ हैं वो सुपर नेचुरलिज्म में विश्वास करते थे, तो उनका मानना था कि जो फ्रीडम है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसके में अंदर हम कहीं भी जा सकते हों, जो नई नई जो मिस्टीरियस चीजें हैं उनको अपने वर्क के अंदर हम इंट्रोड्यूस करें। नेक्स्ट जो है उनका कुबला खान, रिटन इन 1797, कुबला खान को लिखा गया था 1797 के अंदर, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया था 1817 के अंदर, और वो भी जब बायरन ने उनको रिक्वेस्ट किया, बायरन ने कहा कि आपका बहुत ही अच्छा वर्क है, आप इसको पब्लिश करवा दीजिए, तब ऐसा किया गया था। और इसके अंदर इसकी जो 54 लाइन है उनको, क्योंकि टोटल इसके अंदर कितनी लाइन है, टोटल 54 लाइन है, इसमें उन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कुबला खान एक कैरेक्टर हुआ है जो कि एंशिएंट चाइना के अंदर एक कैरेक्टर हुआ है, एन एन एम्परर इन एंशिएंट चाइना, जो कि एंशिएंट चाइना का एक कैरेक्टर है, उसको अपने इस वर्क के अंदर इन्होंने मेंशन किया है। तो ये इसके 3rd पार्ट है, जो तीनों के तीनों पार्ट है उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ओड अ ग्रैंड में पोएम, फुल नेम, फुल ड्रेस्ड पोएम, ओड है ना वो जो कि उन्होंने लिखी उन्होंने कहा जो कि 1802 में उन्होंने लिखी थी। डिजेक्शन एंड ओड, उनका बहुत ही अच्छा वर्क है डिजेक्शन एंड ओड, जो कि इसके बारे में डिस्कस कर रहा है, क्या बता रहा है हमें। द पोएम ओपन्स विद द 4 लाइन्स कॉट फ्रॉम द बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस, और जो डिजेक्शन एंड ओड जो है वो सर पैट्रिक स्पेंस की जो बैलेड है उससे वो ओपन होती हैं, उसकी उसने 4 लाइनें एज ए प्रेफेस उसके अंदर ली है। और फर्स्ट प्रिंटेड बाय थॉमस पर्सी, जो कि पहली बार जो प्रिंट की गई थी ये वर्क वो किसने किया था, थॉमस पर्सी ने। और कब किया था, कहाँ किया था, इन हिज रिलीक ऑफ द एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री इन 1765, ये फर्स्ट प्रिंटेड बाय, थोड़ा सा ठीक है इसको देख लेना एक बार। फुल वर्जन वॉज कॉल्ड वर्स टू सारा, जो डिजेक्शन एंड ओड है उसका जो फुल वर्जन है उसको कहा गया वर्स टू सारा कहा गया। इट वॉज एन ऑटोबायोग्राफिकल ओड, और जो इनकी डिजेक्शन एंड ओड है वो ऑटोबायोग्राफिकल ओड है। नेक्स्ट वन है द फाइनल वर्जन वॉज प्रिंटेड इन द मॉर्निंग पोस्ट ऑन अक्टूबर 4 वर्डवर्थ वेडिंग डे, और उनका जो ये वर्जन है फर्स्ट वर्जन है वो कब प्रिंट हुआ,
4 अक्टूबर को प्रिंट हुआ, जब किस दिन, इस दिन है ना किसकी शादी हुई थी, विलियम वर्डवर्थ की शादी हुई थी। ओपनिंग लाइन, इफ द ओल्ड मून, इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो कुछ इस ढंग से है, इफ द ओल्ड मून इज इन द लैप ऑफ द न्यू मून, अ स्टॉर्म इज इन द ऑफिंग। तो ये ऐसा उन्होंने अपनी ये जो कुछ स्टार्टिंग लाइन है, शुरुआत की लाइनें हैं। कुछ टर्म भी उन्होंने दी हैं, कुछ अच्छी पोएम्स और भी उन्होंने लिखी हैं। उनकी एक पोएम है वर्क विदाउट होप, यानी कि जब हम बिना कुछ सोचे समझे जो काम करते हैं ना, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि कैसे हम वर्क करते हैं, किस ढंग से हम उसके रिजल्ट सोच लेते हैं। डिस्क्राइब द वे दैट नेचर वर्क्स, हम इसमें अंदर उन्होंने नेचर के वर्क को भी डिस्क्राइब किया है कि नेचर हमसे कुछ नहीं चाहती, लेकिन फिर भी नेचर पूरा टाइम वर्क करती रहती है। तो ऐसे ही उन्होंने हमें बताया है कि as the poem progress he comes to terms with the fact that he is contributing nothing to his own life and his simple presence in the world is not enough। तो उसने कहा कि मैंने दुनिया के लिए तो कुछ नहीं किया, बस मैं अपनी लाइफ में केवल प्रेजेंट ही था और कुछ नहीं। ये थोड़ा सा उनके बारे में लिखा गया, उनकी जो पोएम्स है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी दो तीन लाइनें बताई गई हैं। तो इनको आप अपने आप भी पढ़ सकते हो। इन पोएम्स को आप कंप्लीट भी पढ़ देना। द पेन ऑफ स्लीप, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज डिस्क्राइब अ वेरी सिंपल हॉरर ही हैज बीन लेइंग ऑन हिज बेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम अनेबल टू मूव। वो अपने बेड के ऊपर है लेकिन वो मूव भी नहीं कर सकता और ना ही उसको नींद आ रही है, वो सो भी नहीं पा रहा है। फ्रोस्ट एट मिडनाइट, जो फ्रोस्ट एट मिडनाइट है वो उसकी बहुत ही अच्छी पोएम है, जो कि किसके अंदर आई थी, वॉज रिटन इन 1798, जो कि 1798 के अंदर वो आई थी। द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंटल ईयर ऑफ वंस लाइफ, तो उन्होंने इसके अंदर ऐसा डेवलपमेंट ईयर है उनके बारे में बात की है। द नाइट स्टॉम्ब, उनकी ये एक और पोएम है जो कि जिसका टाइटल है द नाइट्स टॉम, थीम टाइम एंड इट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि जो समय है वो बड़ा बलवान है और वो समय अपना जो खेल है वो खेलता रहता है। और नेक्स्ट जो उनका वर्क है पोएम द लव, पोएम उन्होंने लिखी है लव। द स्पीकर नोज दैट लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द इमोशन, सभी से इम्पोर्टेंट जो इमोशन है वो क्या है, लव है। और इट इज कनेक्टेड टू ऑल अदर इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वर्क, और सबसे मतलब जो इमोशन है जो ये लव, ये बहुत ही अच्छा इमोशन है, बहुत ही शानदार इमोशन है। नेक्स्ट है ओड ऑन स्लेवरी, उन्होंने स्लेवरी के ऊपर ओड लिखी जो कि 1792 में लिखी है। द शाय, अ पोएम फॉर मैरी इवांस, मैरी इवांस उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था शायद जेम्स इवान, उनकी जो सिस्टर थी उसका नाम था मैरी इवान, जिसकी तरफ एक बार जो विलियम सॉरी एसटी कॉलेज अट्रैक्ट हो गए थे, उसके लिए उन्होंने पोएम लिखी थी मैरी इवांस के लिए, द शाय। हम ह्यूमन लाइफ, उन्होंने ह्यूमन लाइफ को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे उस पोएम के अंदर बताया है। टॉक अबाउट व्हाट हैपन आफ्टर वन डाइड्स, कि क्या होता है जब एक की डेथ हो जाती है। कंसिडरिंग एज द सम थिंग्स दैट व्हेन समवन डाइज दे आर डेड फॉर गुड्स, जब किसी की मृत्यु होती है तो वो अच्छे के लिए ही होती है, यानी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और इसके अंदर इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया वो लिया जो मिल्टन है ना, जॉन मिल्टन, उनका एग्जाम्पल लिया है। ये कुछ कोटेशंस हैं जो कि इन जानडू डिड कुबला खान स्टेटली प्लेजर डोम डिक्रीज डिक्री, तो ये उनका जो लाइन है ये कुबला खान की ओपनिंग लाइन है। नेक्स्ट जो है फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, ये कुबला खान की जो क्लोजिंग लाइन है, लास्ट लाइनें हैं। नेक्स्ट है इट इज एन एंशियंट मैरिनर, ये जो द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है उसकी ओपनिंग लाइन है। वाटर 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 एवरीवेयर वाटर, ये भी किसकी है, द एंशियंट, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर की ही लाइनें ली गई हैं। एंड आइडल एज द पेंटेड शिप अपॉन
अ पेंटेड ओशियन। ऐसा लग रहा है कि जैसे पेंटेड शिप लग रहा है, किसके ऊपर? पेंटेड ओशियन के ऊपर। ये भी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से ली गई है। दिस लाइम ट्रीज बावर माई प्रिजन, ये भी एक बहुत ही अच्छी पोएम है और एसटी कॉलरेज की अच्छी पोएम से ली गई है, यानी कि बेस्ट पोएम्स है ये इसकी जो कि कब लिखी गई थी? 1797 के अंदर लिखी गई थी। फ्रोस्ट परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री या मिस्ट्री, मिस्ट्री मिलेगा शायद, मिनिस्ट्री नहीं मिलेगा, ऐसा शायद थोड़ा गलत लिखा गया है। द फ्रोस्ट परफॉर्म्स इट्स मिस्ट्री फ्रोस्ट एट मिडनाइट पोएम से ये कोटेशन ली गई है। नेक्स्ट है मोटिवलेस मैलिग्निटी। उन्होंने जो शेक्सपियर के प्ले ओथेलो में जो यागो नाम का कैरेक्टर है उसको उन्होंने मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा है। ठीक है, ये इनकी जो पोएम है उसके अंदर आया है जिसका नाम क्या है? टेबल टॉक, जुलाई 12, 1827 के अंदर। Next, a poet ought not to pick nature pocket, let him borrow, and so borrow as repay by the worse act of borrowing. टेबल टॉक से कुछ लाइनें ली गई हैं। कॉलरेज क्रिस्टबल पब्लिश इन 1816 में पब्लिश हुई क्रिस्टबल जो कि ऑक्टोसिलेबिक कपलेट के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट है कॉलरेज रिमोर्स। कॉलरेज का एक प्ले है जिसका नाम क्या है? रिमोर्स, जो कि 1813 के अंदर लिखा उन्होंने, रिटन विद रॉबर्ट साउदी, और जो कि किसके साथ मिलकर के लिखा? रॉबर्ट साउदी के साथ मिलकर लिखा। प्रोड्यूस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड बायरन। बायरन की रिकमेंडेशन पर इसको क्या किया गया? प्रोड्यूस किया गया। न्यूज़पेपर ऑफ कॉलरेज। कॉलरेज का जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था द वॉचमैन, जो कि 1796 के अंदर उन्होंने एडिटेड करना शुरू किया था। पोस्टमसली पब्लिश्ड वर्क, उनका एक पोस्टमसली पब्लिश्ड वर्क है जिसका नाम है फ्रेंड्स विद सारा हचनसन। फ्रेंड्स विद सारा हचनसन। जो सारा हचनसन है वो जो विलियम वर्डवर्थ हैं उनकी जो वाइफ है उसकी सिस्टर थी, यानी कि विलियम वर्डवर्थ की शाली थी सारा हचनसन। एक बार उनकी तरफ भी एसटी कॉलरेज अट्रैक्ट हुए थे तो उनके बारे में इन्होंने ये पोएम लिखी है। Which work is written on the subject of philosophy? फिलोसफी के ऊपर इन्होंने एक वर्क लिखा है और उसका नाम है एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन 1825। इन 1802 कॉलरिज रोट अ ग्रेट ओड डिजेक्शन, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल ओड है। डिजेक्शन द ओड उन्होंने जो लिखी है वो ऑटोबायोग्राफिकल वे में उन्होंने मेंशन की है, लिखी है। कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज ए पोएम इन 7 पार्ट्स। जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है उसे 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एसटी कॉलरिज और रॉबर्ट साउडी जो कि साढ़ू भाई थे। The rime of the ancient mariner is about the guilt and expiations of an ancient mariner. कुबला खान। कुबला खान जो उनकी पोएम है वो सैमुअल पर्चेज का जो हिज पिलिग्रिमेज है उससे उसका जो एपिग्राफ है वो लिया गया है। जो कुबला खान है उसके लिए एपिग्राफ जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? सैमुअल पर्चेज की जो एक वर्क है हिज पिलिग्रिमेज उससे लिया गया है। और एसटी कॉलरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आया है भी एक वर्ड, एक कुछ सेंटेंस, वो ये है कि जो एसटी कॉलरेज है उनको सेज ऑफ हाईगेट कहा जाता है क्योंकि हाईगेट चर्च के अंदर उनको दफनाया गया था। कुबला खान जो उनका है वो इंटरप्ट कर दिया गया था क्योंकि वो सपना देख रहे थे और सपने में उन्होंने जो देखा तो उसको उन्होंने अपने वर्क के अंदर मेंशन किया और उसका उन्होंने नाम दिया था कुबला खान। और ये उनका जो रिजल्ट है वो उनका ओपियम ईटिंग का वो रिजल्ट है क्योंकि उनको काफी सारी समस्याएं थी, जो नर्वस जो कुछ नर्वस समस्याएं थी उनको, तो उसके लिए जो एसटी कॉलरेज हैं वो ओपियम लेते थे, नशा करते थे। तो उस नशे का रिजल्ट है ये कुबला खान। और इसके अंदर एक
पोरलॉक आता है जो कि उनको क्या कर देता है, इंटरप्ट कर देता है, और इसी वजह से उनका जो ये वर्क है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। टॉम इवान के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। टॉम इवान की जो सिस्टर थी वो थी मैरी इवान, जिसके साथ जो एसटी कॉलरिज है उनका लव अफेयर हो गया था, और उसके अंदर उसके लिए जो मैरी इवान है उनके लिए उन्होंने जो पोएम लिखी थी वो लिखी थी, कौन सी पोएम लिखी थी, वो लिखी थी द शाय। कौन सी पोएम लिखी थी, द शाय पोएम उन्होंने उसके लिए लिखी थी। द फॉल्स ऑफ रोब्सपायर कोलैबोरेटेड वर्क है, किसके साथ, रॉबर्ट साउदी के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके ये वर्क लिखा है। नेक्स्ट, यूटोपियन कम्युनिटी जिसका नाम था पेंटिसोक्रेसी, वो उन्होंने रॉबर्ट लॉवेल, रॉबर्ट साउदी और एसटी कॉलरिज तीनों ने मिलकर के बनाने की कोशिश की, और इसमें उनके साथ 3 सिस्टर थी जो कि ये हैं। तो इन 3 सिस्टर्स के साथ मिलकर के इन्होंने ऐसे कोशिश की थी कि हम एक यूटोपियन कंट्री बनाएंगे, यूटोपियन सोसाइटी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे पेंटिसोक्रेसी, लेकिन वो इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस दूसरे कार्य में सफल हो गए। इन तीनों ने किससे शादी कर ली, इन तीनों सिस्टर से शादी कर ली। कॉलरिज ने सारा से शादी की, रॉबर्ट साउदी ने एडिथ से शादी की, और रॉबर्ट लॉवेल ने मैरी से शादी की। तो ऐसे हुआ। नेक्स्ट है पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट, जो कि 1796 में आया। द वॉचमैन पब्लिश्ड 10 टाइम पीरियडिकली पब्लिश्ड, जो कि वॉचमैन जो उनका है वो 10 बार पब्लिश हुआ था। और ये जो वॉचमैन है ये वैसे तो ये वीकली था, लेकिन इसको एसटी कॉलरिज वीकली ना पब्लिश करवा के 8 दिन के अंदर यानी 8 दिन के अंदर पब्लिश करवाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ था, जो एसटी कॉलेज हैं वो श्रॉपशायर नामक की जगह पर गए हुए थे, और वहां पर उन्होंने, जो श्रॉपशायर नामक जगह है वहां पर वो लेक्चर देने के लिए गए थे विलियम शेक्सपियर के ऊपर। तो जो यूनिटेरियन मिनिस्टर के बेटे थे विलियम हैजलिट, वो उनको सुनने आए और वो उनके फैन बन गए थे। जो कि विलियम हैजलिट जो हैं वो क्या थे, यूनिटेरियन मिनिस्टर के बेटे थे। तो नेक्स्ट वन है, उसके बाद जो एसटी कॉलरिज हैं उनके ऊपर जर्मनी के जो लिटरेचर है उसका भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। तो जॉन फ्रेडरिक ब्लूमबेच और जॉन गॉटफील्ड एचोरन, ये जो 2 जर्मन जो फिलोसफर हैं, जर्मन जो पोइट हैं, उनका इफेक्ट एसटी कॉलेज के ऊपर देखा जा सकता है। सारा हचनसन के लिए उन्होंने एक बैलेड लिखी, उस बैलेड का जो नाम है वो क्या है, लव पोएम। इज द सिस्टर ऑफ मैरी हचनसन, द वाइफ ऑफ विलियम वर्डवर्थ, जो विलियम वर्डवर्थ की वाइफ की सिस्टर थी ना सारा हचनसन, उसके लिए इन्होंने ये वर्क लिखा था। तो उनकी लड़ाई हुई विलियम वर्डवर्थ के साथ 1810 के अंदर, उनकी सेपरेशन हुआ। सेपरेशन तो नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई। वैसे तो ये लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ही रहे, और सारा हचनसन के साथ भी उनकी एक लड़ाई हुई जो कि 1808 के अंदर हुई, और विलियम वर्डवर्थ के साथ उनकी लड़ाई 1810 के अंदर हुई। लेक्चर ऑन शेक्सपियर, जो कि उन्होंने 1810 से 1820 तक लगातार दिए। तो उनका जो बेस्ट लेक्चर रहा है वो रहा है हेमलेट के ऊपर उन्होंने लेक्चर दिया था, जो कि कब दिया था 2 जनवरी 1812 के अंदर डिलीवर किया था। वो लेक्चर उनका हेमलेट के ऊपर सबसे बेस्ट लेक्चर रहा था। जेम्स गिलमैन उस व्यक्ति का नाम है जिसने एसटी कॉलरिज को अपनी जो ओपियम ईटिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसके अंदर हेल्प की थी, कि तुम्हारी ओपियम ईटिंग के अंदर उन्होंने काफी वो की मदद की एसटी कॉलरिज की। नेक्स्ट वन है, उसके बाद उनकी जो डेथ है वो 25 जुलाई 1834 को हो गई। ट्रेजिक प्ले, उनका ट्रेजिक प्ले है ओसोरियो और रिमोर्स, वो एक ही है, जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में उसका जो नेम है उन्होंने ओसोरियो रखा, उसके बाद रिमोर्स। तो ये एक ही प्ले है, इसके नाम बदल बदल के उन्होंने पब्लिश करवाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो प्ले है वो कुछ खास इनका नहीं कर पाया। चार्ल्स लैम की जो एसे ऑफ एलिया है उसके अंदर उन्होंने जो एसटी कॉलरिज है उनके लिए कुछ वर्ड कहे, और वो क्या कहे, उन्होंने कहा एन आर्क एंजल अ लिटिल डैमेज्ड।
तो जो एसटी कॉलरेज हैं उनको चार्ल्स लैम्ब ने डैमेज्ड आर्कएंजल कहा है। लॉजिशियन और भी काफी सारे जो नाम हैं जो कि चार्ल्स लैम्ब ने उन्हें दिए, क्या क्या नाम दिए? लॉजिशियन नाम दिया है, मेटाफिजिशियन नाम दिया है और बार्ड नाम दिया है, जो कि लैम्ब के द्वारा दिए गए हैं। और एसटी कॉलरेज की जो 4 पोएम है जो कि लिरिकल बैलेड के अंदर थी, वो ये पोएम्स हैं। फर्स्ट वन है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि सबसे पहली पोएम है। उसके बाद है द फोस्टर मदर्स टेल, उनकी दूसरी पोएम है जो कि किसके अंदर थी? जो कि लिरिकल बैलेड के अंदर थी। द नाइटिंगेल्स और द डंजियन, इसकी ये 4 की 4 पोएम है जो कि कहाँ पर थी? एसटी कॉलरेज की ये 4 पोएम लिरिकल बैलेड के अंदर थी। नेक्स्ट वन है द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड ये किसका मास्टर वर्क है? ये मास्टरपीस है, ये विलियम वर्डवर्थ का मास्टरपीस है। ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड, ये सब 1850 में पब्लिश हुआ था और ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था उनका। नेक्स्ट है सऊदी मेट कॉलरेज इन 1894। सऊदी और जो कॉलरेज है उनकी मुलाकात 1894 में हुई थी। कॉलरेज रॉट अपने लाइफ टाइम में उन्होंने 48 सोनेट्स को लिखा था। चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड कॉलरेज डैमेज्ड आर्कएंजल, जो कि उनके वर्क एसे ऑफ एलिया में उन्होंने कहा था। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये सब हम जान चुके हैं। और उसके अंदर टोटल 625 लाइन है। जिस राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के अंदर टोटल 625 लाइन है। लैम्ब मेट कॉलेज इन 1782 एट द क्राइस्ट हॉस्पिटल, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमने पढ़ा एसटी कॉलेज और एसटी कॉलेज के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया, आई थिंक आप सभी को बड़ा अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही बढ़िया ढंग से पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप पूछ भी सकते हैं। हाँ, बीच में थोड़ा सा कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।